हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2। पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस में? पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संघ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, संघ के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने सत्ता की जो साझेदारी है उसके बारे में पहले चैप्टर में पढ़ लिया था और दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, मतलब कि सरकार जो है कार्य कैसे करती है। ठीक है, पूरे देश में सरकार जो है कैसे अपना कार्य कर रही है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और ये पढ़ते हुए हमने जाना कि सरकार जो है तीन स्तरों पर जो है विभाजित करके सरकार चलती है। कैसे चलती है? सत्ता का विकेंद्रीकरण हम इसे कह सकते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि इसको तीन स्तर में बांट दिया जाता है। ठीक है, तीन स्तर के बारे में बांट दिया जाता है। पहला जो होता है वो क्या होता है? केंद्र सरकार होता है। ठीक है, केंद्र सरकार होता है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के बाद आता है स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। केंद्र के बारे में भी, राज्य के बारे में भी पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे स्थानीय सरकार के बारे में। ठीक है, स्थानीय सरकार के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्थानीय सरकार में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की सरकारें होती हैं। कौन कौन से? एक होती है नगरीय। कौन? एक होती है नगरीय सरकार और एक होती है ग्रामीण। हम लोगों ने नगरीय के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने नगरीय के बारे में पढ़ लिया था। नगर में भी इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण सरकार के बारे में कि ग्रामीण सरकार कितने प्रकार की होती है और इसकी कार्य प्रणाली जो है कैसे काम करती है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, मतलब ये जो सरकार है ये कैसे काम करती है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी तीन भाग हैं। ठीक है, इसमें भी तीन भाग हैं। कैसे देख लेते हैं हम लोग। ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण सरकार, इसे स्थानीय शासन बोला जाता है। स्थानीय शासन, इसके तीन भाग होते हैं। कौन 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 होते हैं? एक होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। एक होता है पंचायत समिति। ठीक है, एक होता है पंचायत समिति और एक होता है जिला परिषद। जिला परिषद, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो ये सब बातें आप सबको पता होगी। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है पंचायत समिति और एक होता है जिला परिषद। कहने का मतलब एक होता है ये जो है ना पंचायत स्तर पर काम करती है, पंचायत स्तर पर। इसके बाद ये प्रखंड स्तर पर और ये जो है जिला स्तर पर काम करती है। ठीक है, ये जो है जिला स्तर पे काम करती है। अब हम लोग बात करेंगे इस तीनों के बारे में कि ग्राम पंचायत जो है या फिर पंचायत समिति है या फिर जिला परिषद है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है और इसके कार्यकाल कितने होते हैं। ठीक है, और कितनी जनसंख्या पर इसे हम ग्राम पंचायत घोषित करेंगे या फिर कितनी जनसंख्या पर हम वार्ड घोषित करते हैं या फिर गांव घोषित किया जाता है, कैसे इसका विभाजन होता है, मुख्य रूप से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। या फिर अगर हम कहें कि जिला परिषद, तो जिला परिषद की बात कर लेंगे कि उसका जो जनसंख्या होता है कितना होता है। या फिर अगर हम कहें कि हमारा जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम पंचायत क्यों कहा जाता है, नगर पंचायत क्यों नहीं कहा जाता, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, तो उसका भी क्राइटेरिया होता है, उसको जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। तो उस विषय में आज हम लोग जानने वाले हैं।
कि आखिर कितनी जनसंख्या होगी नगर पंचायत के लिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए या फिर नगर निगम के लिए, नगर परिषद के लिए, ये सब के लिए। तो ये सब बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत है क्या। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या है और इसके कितने अंग होते हैं, ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं। यहां पर देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत के अंग के। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो अंग होते हैं ना वो कितने होते हैं, 5 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? पहला होता है ग्राम सभा, पहला होता है ग्राम सभा, दूसरा होता है मुखिया। ठीक है, मुखिया। और इसके बाद तीसरा होता है ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी। चौथा होता है ग्राम रक्षा दल और पांचवा होता है ग्राम, यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम, पंचायत सचिव। ठीक है, कौन कौन से 5 अंग हैं ग्राम पंचायत के? ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम कचहरी, इसके बाद ग्राम रक्षा दल और पंचायत सचिव। ये 5 अंग होते हैं ग्राम पंचायत के। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि इसका चुनाव कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करें कि ये ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत की परिभाषा है कि देखिए पंचायती राज, पंचायती राज की जो है निर्वाचन समिति है। निर्वाचन क्या है? निर्वाचित संस्था है। पंचायत विभाग का, पंचायत राज का ये क्या है? निर्वाचित संस्था है। और कौन से अधिनियम में चल रहा है? तो बिहार के पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत। ठीक है, कौन? पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये जितने भी अभी चल रही है पंचायत, ग्राम पंचायत की जो सरकारें गठित होती हैं उसका कार्य प्रणाली जो चलती है, ये सब किस अधिनियम पे चलती है? 2006 अधिनियम, ग्राम पंचायत पंचायती राज 2006 अधिनियम के तहत। कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? तो मुखिया का चुनाव सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि प्रत्यक्ष रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप में। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहा था कि भारत में जो चुनाव होता है या शासन व्यवस्था होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है, अप्रत्यक्ष शासन होता है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं ना, या फिर जो वहां के मुखिया होते हैं, वो जनता को सीधा जवाब देते हैं, मतलब कि डायरेक्ट पूछताछ हो जाती है वहां पर। अब उनके और जनता के बीच में, मतलब मुखिया और जनता के बीच में कोई दूसरा मीडिएटर नहीं रह जाता है। जनता डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकती है अपने प्रतिनिधि से, अपने मुखिया से। ठीक है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। और रही बात कि पूरे गांव में, पूरे पंचायत में अलग अलग वार्डों में विभाजित रहता है। पूरा जो पंचायत है अलग अलग गांव में, अलग अलग वार्ड में विभाजित रहता है। और सभी वार्डों से एक एक वार्ड चुने जाते हैं, एक एक वार्ड चुने जाते हैं। इसके बाद फिर मुखिया भी चुने जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वार्ड को पहले चुनेंगे और वार्ड मुखिया को चुनेंगे, ऐसा नहीं है। जनता ही मुखिया को भी चुनती है, जनता ही वार्ड को भी चुनती है, जनता ही सरपंच को भी चुनती है और जनता ही जिला परिषद को भी चुनती है। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता चुनती है। ऐसा नहीं है कि जनता पहले वार्ड को चुनेगी और वार्ड फिर मुखिया को चुनेगी, ऐसा नहीं। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका। अब बात करते हैं कि जो मुखिया होते हैं ना, मुखिया हैं या फिर वार्ड हम कहें या फिर सरपंच कहें, ठीक है, इनके कार्यकाल कितने साल के होते हैं? इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यहाँ पर आप सबको दिखा दें इसका जो कार्यकाल होता है। देखिए, अगर ग्राम पंचायत की बात करें या फिर पंचायत समिति की बात करें या फिर जिला परिषद की बात करें, सबका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। और अब रही बात कि ये जो सरकारें हैं इनमें इनके कार्य क्या हैं? ठीक है, ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है सबसे पहला यही होता है कि जो सरकारी संपत्ति होती है ना,
जो मुखिया के कार्य हम बता रहे हैं, ग्राम पंचायत का सर्वे सर्वा कौन होता है? मुखिया होता है। सबसे पहले नंबर पर मुखिया होता है, इसके बाद वार्ड होते हैं। ठीक है, तो इनके जो कार्य क्या है कि जो सरकारी संपत्ति होती है उनका अच्छे तरीके से रख रखाव या फिर अच्छे तरीके से रख रखाव, उसकी देखभाल, और ये जो सड़क होते हैं, नाली होते हैं, गली होते हैं, उनके निर्माण और व्यवस्था, ठीक है, उनका निर्माण करना और उसको सुचारू ढंग से चलाना, व्यवस्था करना, ये मुखिया की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत की जो सरकार होती है, स्थानीय सरकार, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। गांवों के विकास के लिए उनका कार्य क्या है? दूसरा नंबर, गांवों के विकास के लिए वार्षिक योजना, मतलब हर वर्ष नई योजनाओं का जो योजना बनती है उसको, योजनाओं को बनाना और उसको सुचारू ढंग से अपने पंचायत में लागू करके उसको चलाना, ये ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनका ये काम होता है, ग्राम पंचायत का ये काम होता है। इसके बाद ग्रामीण स्तर पर महिला विकास या फिर बाल विकास या फिर चिकित्सा संबंधी इन सभी की जिम्मेदारी रहती है मुखिया के ऊपर। ठीक है, मुखिया के कितने कार्य हुए? महिला बाल विकास और चिकित्सा संबंधी जिम्मेदारी, पहली बात। इसके बाद नई योजनाओं का, जो नए योजना को लागू करना है तो उसके वार्षिक योजना को बनाना, वार्षिक योजना को तैयार करना और उसको सुचारू ढंग से लागू करना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? सरकारी संपत्तियों का रख रखाव, और इसके बाद नली, गली या फिर सड़क हो या फिर पुल हो या पंचायत भवन हो, इसका निर्माण। ठीक है, इसके बाद मुखिया के ही हैंड में रहता है जन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से मतलब हर जनता तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसको रहता है? मुखिया को रहता है। ये जो ग्राम पंचायत की जो सरकारें होती हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड होते हैं, इन सबकी जिम्मेदारी होती है कि सभी पेंशन वाली योजनाओं को और जन वितरण प्रणाली, जहां पर ये मिलता है ना, राशन मिलता है, उसको हर जनता तक पहुंचाने का काम। ठीक है, सबको उससे जोड़ने का और सबको सही ढंग से पहुंचाने का काम ये रहता है मुखिया के पास, मतलब ग्रामीण सरकार के पास रहता है, जिसके मुखिया सर्वे सर्वा होते हैं। अब देखिए ग्राम कचहरी का काम क्या है? ग्राम कचहरी के हेड कौन होते हैं? ग्राम कचहरी के हेड होते हैं सरपंच। ठीक है, ग्राम कचहरी के हेड कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, और सरपंच न्यायपालिका विभाग से है। ठीक है, वो मतलब अपने पंचायत में कोई छोटा मोटा केस हो, छोटी मोटी घटनाएं हो, तो उसको सॉल्व करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। मतलब छोटे मोटे जो केस होते हैं अपने पंचायत स्तर तक, तो वह कहाँ जाता है? ग्राम कचहरी में जाता है, और जो सरपंच होते हैं उस समस्या का समाधान करते हैं। इसके बाद आता है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल का क्या काम है? ग्राम रक्षा दल का मतलब चौकीदार होता है, और हर गांव में, हर पंचायत में ये रक्षा दल होते हैं। गांवों को सुरक्षित मतलब सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए ये काम करते हैं। गांवों की या पंचायत की रक्षा करने के लिए ग्राम रक्षा दल का गठन होता है। इसके बाद पंचायत सचिव का क्या काम है? मतलब जितने भी पंचायत सचिव का क्या काम है? जितने भी योजना को लागू किया गया है उसको सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करते हैं। पंचायत सरकार को ये सहयोग करते हैं सभी योजनाओं को लागू करने में और उसको सुचारू ढंग से चलाने में। मान लीजिए कोई ऐसा योजना है कि सड़क बनवाना है, तो सड़क बनवाने में, ठीक है, सड़क बनवाने में ये जो विभाग होता है पंचायत सचिव का, ये उनकी सहयोग करते हैं। मतलब ये जो है ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल या पंचायत सचिव, ये सभी मिलकर के पंचायत सरकार चलाते हैं, स्थानीय सरकार चलाते हैं। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां बटी रहती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबके अपने अपने जिम्मेदारियां होती हैं और सभी अपने जिम्मेदारी के अनुरूप कार्य करते हैं और सभी मिलकर के पंचायत का विकास करते हैं, अपने ग्राम पंचायत का विकास करते हैं और विकास के लिए काम करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति के कितने अंग हैं? पंचायत समिति के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं। पंचायत समिति के कौन कौन से अंग होते हैं?
4 अंग होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं प्रमुख। कौन होते हैं? प्रमुख। इसके बाद दूसरे पे उप प्रमुख। ठीक है, उप प्रमुख। आप लोगों ने, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो आपको पता होगा बीडीसी का भी चुनाव होता है, मुखिया सरपंच और बीडीसी का चुनाव होता है। तो बीडीसी का मतलब ही होता है पंचायत समिति सदस्य। ठीक है, पंचायत समिति सदस्य। और जितने भी बीडीसी चुने जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, वो सदस्य एक प्रमुख का चुनाव करते हैं, उनसे मिलकर के एक प्रमुख बनते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं उप प्रमुख और इसके बाद होते हैं पंचायत समिति का सदस्य। पंचायत समिति का सदस्य वही जो हम बोल रहे हैं ना, बीडीसी। बीडीसी का चुनाव होता है, पंचायत समिति सदस्य उसको कहा जाता है। और इसके बाद 4 नंबर पर आते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, प्रखंड स्तर पर सरकार चलाने के लिए, प्रखंड स्तर पर सरकार को चलाने के लिए ये जो है पंचायत समिति के जो अंग होते हैं सभी मिल करके प्रखंड स्तर पर सरकार चलाते हैं। और ये ग्राम पंचायतों को भी सहयोग करते हैं। मतलब ग्राम पंचायत में जितनी भी विकासें होती हैं उनमें क्या इनका बहुत ही सहयोग रहता है, और इनके सहयोग से ही अपने प्रखंड का विकास होता है और प्रखंड से पंचायत का विकास होता है। और इनसे ऊपर एक होता है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। जिला परिषद के जो अंग होते हैं वे भी 4 अंग होते हैं। जिला परिषद के भी 4 अंग होते हैं। कौन कौन? एक होता है अध्यक्ष। ठीक है, एक होता है उपाध्यक्ष, एक होते हैं समितियां, और इसके बाद उप विकास आयुक्त। ये 4 अंग हैं किसके? जिला परिषद के अंग हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। एग्जाम में ज्यादातर पूछता है ये ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से अंग हैं, उसको उसका वर्णन करें या फिर उसको लिखें। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि ग्राम पंचायत के अंगों के नाम लिखें। तो ग्राम पंचायत के अंगों के नाम ग्राम सभा, मुखिया, इसके बाद आता है ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम पंचायत सचिव। ठीक है, अगर आ जाए पंचायत समिति के अंग लिखने के लिए, पंचायत समिति का जो अंग होता है प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति का सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसके बाद आता है जिला परिषद में आते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समितियां, उप विकास आयुक्त। ठीक है, अब एक शब्द आता है यहाँ पर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ये तो रही बात स्थानीय शासन व्यवस्था की। ठीक है, अब होता है स्थानीय स्वशासन। कहने का मतलब ये है कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन, जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन उस क्षेत्र के लोगों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए तो उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। मतलब कि उस स्थान के, जहां की स्थानीय शासन की बात की जा रही है, वहां पर उस क्षेत्र के लोगों द्वारा या फिर वहां के प्रतिनिधियों द्वारा अगर सरकार चलाया जा रहा है, शासन चलाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन। क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। कार्यकाल के बारे में आप लोग जान गए कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चाहे हम ग्राम पंचायत की बात करें या फिर पंचायत समिति की बात करें या फिर जिला परिषद की बात करें, तीनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। अब देख लेते हैं कि वहां का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन है? मुखिया होते हैं। अगर पंचायत समिति की बात करें तो वहां के कौन होते हैं? हेड, प्रमुख होते हैं। ठीक है, प्रमुख जो होते हैं पंचायत समिति के हेड होते हैं। वहीं पर देखा जाए जिला परिषद में तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वहां का अध्यक्ष होता है, हेड होता है। ठीक है, वहां का प्रधान होता है। समझ में आ गया? ग्राम पंचायत का जो सरकार है, स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत की जो सरकार है, ग्राम पंचायत स्तर पर उसके जो प्रधान होते हैं मुखिया होते हैं। इसके बाद प्रखंड स्तर पर बात की जाए पंचायत समिति की तो वहां पर प्रमुख होते हैं, प्रमुख प्रधान होते हैं। इसके बाद जिला परिषद में देखा जाए तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वही प्रधान होता है। अब देखिए इसको कैसे बांटा जाता है, मतलब कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें नगर पंचायत की,
नगर पंचायत की अगर बात करें तो जनसंख्या कितना होना चाहिए, 12,000 से 40,000 के बीच होनी चाहिए। कितना, 12,000 से 40,000 के बीच होनी चाहिए, तब जाके उसे नगर पंचायत कहा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नगर पंचायत जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 12,000 से 40,000 तक। अब यहां से ध्यान दीजिए, 12,000 से अगर कम है, 12,000 से अगर कम है तो उसको ग्राम पंचायत की श्रेणी में रखा जाएगा। यहीं पे समझ लीजिएगा कि 12,000 से कम वहां पर जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या किस आधार पर, वोटों की संख्या। ठीक है, तो वोटों की जनसंख्या जो है 12,000 से अगर कम है तो फिर उसको ग्राम पंचायत के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर 12,000 से अधिक हो गया, वहां पर जनसंख्या 12,000 से अधिक हो जाता है लेकिन 40,000 से कम रहता है तो फिर उसको नगर पंचायत कहा जाता है। ठीक है, नगर पंचायत की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अगर वही बात करें कि 40,000 से 2 लाख तक, ठीक है, 40,000 से 2 लाख के बीच में अगर रहे तो फिर उसे नगर परिषद का उपाधि दे दिया जाता है, नगर परिषद की श्रेणी में डाल दिया जाता है। याद है आपको, याद हो रहा है ना, 12,000 से कम जहां पर जनसंख्या है उसको ग्राम पंचायत कहा जाएगा, और 12,000 से अधिक है लेकिन 40,000 से कम जनसंख्या है तो फिर उसे नगर पंचायत कहा जाएगा, नगर पंचायत की श्रेणी में रखा जाएगा। और 40,000 से अधिक वोट है, 40,000 से अधिक जनसंख्या है और 2 लाख से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, नगर परिषद। क्या बोला जाएगा, नगर परिषद, नगर परिषद। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब 2 लाख से जैसे ही जनसंख्या अधिक होगी, 2 लाख से जैसे ही जनसंख्या अधिक होगी उसको नगर निगम, ठीक है, नगर निगम की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, नगर निगम की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। कब, जब वहां की जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो जाए। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर इस क्षेत्रों का बंटवारा होता है कि जहां पर 12,000 से कम वोट हैं वो ग्राम पंचायत की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और वार्डों की बात करें, वार्ड की, तो वार्ड की जनसंख्या 500 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, 500, लगभग 500 जनसंख्या है तो उसको एक वार्ड बना दिया जाएगा। ठीक है, और कितना, 8 से 10,000, लगभग 8 से 10,000 पूरे पंचायत में वोट होता है लगभग, लेकिन उसकी अधिकतम जनसंख्या जो होती है 12,000 रखी गई है। अब देख लेते हैं कि उसके कार्य क्या होते हैं। ग्राम पंचायत के सबसे पहले बात करें कि उसके कार्य क्या होते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। अब बात करते हैं नगर निगम के या नगर परिषद के या फिर नगर पंचायत के क्या कार्य होते हैं। देखिए इसके जो कार्य होते हैं, निकाय के लिए योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना। निकाय के लिए मतलब अपने क्षेत्र के लिए, जैसे नगर पंचायत है या फिर नगर परिषद है या फिर नगर निगम है, तो अपने नगर के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, उसका बजट तैयार करना, योजना और बजट को तैयार करना। इसके बाद कृषि, शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण का विकास, सड़क निर्माण, रोशनी प्रबंधन, पीने का पानी एवं कर निर्धारण। कहने का मतलब ये है कि एक तो हो गया योजना और बजट का बजट तैयार करना, इसके बाद कृषि क्षेत्र का विकास करना हो या फिर शिक्षा क्षेत्र का विकास करना हो, पशुपालन क्षेत्र का विकास करना हो या फिर स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का विकास करना हो या फिर सड़क निर्माण करना हो, और रोशनी की व्यवस्था मतलब सोलर प्लेट लगाए जाते हैं, सोलर लाइट लगता है ना हर गांव में, हर पंचायत में या फिर शहरों में भी लगाया जाता है नगर निगम में, उसको नगर निगम के अंतर्गत या फिर नगर परिषद के अंतर्गत जो रोड के किनारे, सड़कों के किनारे सोलर लाइट लगाया जाता है, उसकी व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है, इसके जो हेड होते हैं, जो इसके प्रधान होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब रही बात कि इनके आय का स्रोत क्या है। इनके जो आय का स्रोत क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप मुखिया बन गए, ठीक है, आप अगर मुखिया बन गए
तो आप ये सब खर्च कैसे कीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा। मान लीजिए कि रोड का निर्माण करना हो, तो रोड का निर्माण करना हो तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, आखिर उसका कुछ आय का स्रोत होना चाहिए ना, आप अपने पॉकेट से तो कीजिएगा नहीं, ठीक है। तो इसके आय के स्रोत क्या है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अंशदान, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा और फिर राज्य सरकार के द्वारा जो अंशदान दिए जाते हैं, जो पैकेज होता है ग्राम पंचायत के लिए या फिर ये नगर पंचायत के लिए, नगर परिषद के लिए, फिर नगर निगम के लिए एक पैकेज होता है जो कि केंद्र और राज्य सरकारें देती हैं। या अनुदान एवं विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कर का मतलब ये होता है कि आप लोग नगर निगम में चले जाइए, वहां पर आप लोग को टैक्स लगता है, टैक्स लगता है ना, तो वही जो टैक्स होता है कर के रूप में कहा जाता है, कर कहा जाता है उसको हिंदी में, और अंग्रेजी में टैक्स कहा जाता है। तो उससे भी आय होती है, टैक्स से भी आय होता है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें जो अंशदान देती है, अनुदान देती है, वो भी आय है। इसके बाद अब कर जो है कहां कहां से आते हैं, जैसे जल कर, रोशनी कर, पथ कर, मनोरंजन कर, वाहन कर, आवास कर, ये सब मतलब टैक्सेज, अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। तो इनसे क्या होती है, इनकम होती है, आय होता है। और इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें देती है, वहीं से आय होता है। और उसी पैसों से अपने ग्राम पंचायत का या फिर नगर पंचायत का, नगर परिषद का या फिर नगर निगम का विकास करना होता है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, जो इन सरकारों के जो प्रधान होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है इन सबका विकास करना, अपने अपने क्षेत्र में सभी मतलब चिकित्सा संबंधी व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण कराना, सड़क की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, ये सब जिम्मेदारी होती है। तो आप लोगों ने क्या समझा कि ग्राम पंचायत के अंग, पंचायत समिति के अंग, जिला परिषद के अंग आप लोगों ने समझा, इसके कार्यकाल कितने होते हैं, इसके जो प्रधान होते हैं कौन होते हैं, ये सब हमने बता दिया। इसके बाद कितनी जनसंख्या पर क्या घोषित होगा, कहने का मतलब है कि अगर नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, नगर परिषद है तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, नगर निगम होगा तो फिर उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इस सब के बारे में आप लोगों को बताया। इसके बाद इसका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ही होता है, इसका भी जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का ही होता है। और ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं ये भी हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद नगर पंचायत के क्या कार्य होते हैं, या नगर परिषद के या फिर नगर निगम के क्या कार्य होते हैं, ये सब बता दिया हमने। और इनके जो इनकम का जो स्रोत है, आय का जो स्रोत होता है वो क्या है, ये भी आप लोगों ने जान लिया इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में लगभग हमने एक सारांश के रूप में पूरे चैप्टर के बारे में हमने बता दिया। अब रही बात कि इस चैप्टर से संबंधित चूंकि समय बहुत कम है तो इसलिए पूरा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ाई हो पा रहा है, तो आप लोगों को जो VVI क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से संबंधित वो क्वेश्चन हम करा देंगे अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्या करेंगे, हम आप लोगों को तैयारी करा देंगे, आप सबके यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देंगे और वो सब क्वेश्चन आपको PDF के रूप में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर के साथ में, ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर का सारांश हम लोगों ने जान लिया। अब रही बात सिर्फ क्वेश्चन आंसर कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन प्रश्न ज्यादा बार पूछा गया है, उन सब प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इस पार्ट से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।